जय हिंद दोस्तों। तो देखिए, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की जो सीरीज़ है उसके अंदर मैं नेक्स्ट वीडियो जो आपके लेके आया हूँ, इसके अंदर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखिए क्या दिया हुआ है। फर्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, कंटिन्यूअस मेमोरी एलोकेशन हैविंग वेरिएबल साइज पार्टीशन सफर्स फ्रॉम। तो सबसे पहले आपको समझ में आना चाहिए कि क्वेश्चन कहाँ से दिया हुआ है, आपको मेमोरी एलोकेशन से दिया हुआ है। तो आपको पता होगा कि जो हमारी मेमोरी एलोकेशन होती है वो दो तरीके से होती है। किस तरीके से? दो तरीके से। कौन कौन सी? स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन और क्या हो जाएगी आपकी स्टैटिक नहीं, आप इसको ऐसे बोल सकते हैं कंटिन्यूअस मेमोरी एलोकेशन। क्या हो जाएगी? कंटिन्यूअस मेमोरी एलोकेशन, कंटिन्यूअस मेमोरी एलोकेशन। और दूसरी कैसी होगी आपकी? नॉन कंटिन्यूअस मेमोरी एलोकेशन। ओके, और ये आपकी जो कंटिन्यूअस मेमोरी एलोकेशन है वो फर्दर आपकी दो तरीके है। पहली है आपकी स्टैटिक, क्या है? स्टैटिक। ओके, और दूसरी है आपकी डायनामिक। स्टैटिक और डायनामिक। और जो आपकी स्टैटिक है फिर से दो तरह की है। कौन कौन सी? इक्वल साइज, ध्यान रखना, इक्वल साइज। और दूसरी क्या है आपकी? अनइक्वल साइज। क्या हो जाएगी आपकी? अनइक्वल साइज। अब समझने की कोशिश कीजिए, देखिए क्वेश्चन क्या पूछ रहा है और मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। इक्वल साइज के अंदर क्या होगा, तो ये है जैसे आपकी क्या है? मेन मेमोरी। ये क्या है आपकी? मेन मेमोरी। इसके अंदर जो मेमोरी का जो पार्टीशन है वो इक्वल साइज के अंदर कर दिया जाता है। मान लीजिए टोटल आपकी कितनी है, ये मैं बता रहा हूँ, ये हर एक जो ब्लॉक है उसका साइज मान लीजिए 4 KB। तो ये भी 4 KB, ये भी 4 KB, ये भी 4 KB और ये भी 4 KB। अब मान लीजिए कोई प्रोसेस आया, ठीक है, और हम क्या करें, पेजिंग का कंसेप्ट यूज़ करें ना, तो मान लीजिए ये प्रोसेस है यहाँ पे। ओके, और मान लीजिए अगर ये कोई प्रोसेस आया यहाँ पे 3 KB का, तो 3 KB का प्रोसेस आया वो कहाँ फिट हो जाएगा? यहाँ पे फिट हो जाएगा। ओके, और मान लीजिए 2 KB का प्रोसेस आया वो यहाँ पे फिट हो जाएगा। इस प्रकार से क्या हो जाएगा, यहाँ अगर आप ध्यान से देखोगे तो एक चीज़ आपको नजर आएगी कि जब 4 KB स्पेस अवेलेबल था और हमने स्पेस कितना दिया? 3 KB, तो यहाँ पे देखिए कुछ स्पेस बच गई। जब 4 KB स्पेस अवेलेबल था और यहाँ पे कोई स्पेस बच गई, इसका मतलब ये वाली जगह हमारी खाली बच गई। तो इसको क्या बोलेंगे हम? इंटरनल फ्रेगमेंटेशन। ये आप अच्छे से जानते होंगे, इसको हम क्या बोले? इंटरनल फ्रेगमेंटेशन। यहाँ पे इस ब्लॉक के रेस्पेक्टिव में ये क्या होगा? इंटरनल फ्रेगमेंटेशन। ध्यान रखना, इंटरनल फ्रेगमेंटेशन। और इसी प्रकार से बहुत सारे इंटरनल फ्रेगमेंटेशन मिलके उसको हम क्या बोलेंगे? एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन। मान लीजिए, देखिए मैं आपको कह रहा हूँ कि यहाँ पे 4 KB के अंदर फिर से एक प्रोसेस आ गया जिसकी साइज है 3 KB, तो यहाँ फिर से आपका 1 KB बच गया। फिर से एक प्रोसेस आया 3 KB जिसकी साइज आपकी वापस बच गई 1 KB। तो इस तरीके से कितना स्पेस खाली बच गया? यहाँ पे देखो 1 KB, यहाँ पे आपको देखो 2 KB, यहाँ पे 1 KB, 1 KB, 1 2 3 4 5 KB आपके स्पेस बच चुका है। इसको मैं क्या बोलूँगा? एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन। क्यों बोलूँगा? अब अगर मान लीजिए कोई 3 KB का स्पेस आता है प्रोसेस, या 4 KB का कोई प्रोसेस आता है या पेज आता है, तो अगर अलग अलग इंडिविजुअल देखोगे तो हम उस पेज को यहाँ पे फिट नहीं कर सकते हैं। पर अगर इन सारे स्पेस को मिलाते हैं तो 5 KB का स्पेस अवेलेबल है, पर हम उसका यूटिलाइज नहीं कर पा रहे। इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं? एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन। तो ध्यान रखना, कंटिन्यूअस मेमोरी के अंदर, स्टैटिक के अंदर, इक्वल के अंदर, इक्वल ये इंटरनल फ्रेगमेंटेशन होता है और एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन भी होता है। अब इसको सोल्व करने के लिए क्या किया गया? अनइक्वल साइज पार्टीशनिंग। अनइक्वल के अंदर, इसके अंदर क्या होगा? आपकी स्पेस फिक्स नहीं है। मान लीजिए यहाँ पे 4 KB दे दिया, यहाँ दे दिया 3 KB दे दिया, यहाँ 5 KB दे दिया, यहाँ 8 KB दे दिया। ओके, आई बात समझ में? अब जो भी प्रोसेस आपका आ रहा है, जो भी आपके पेज आ रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग पेज क्या हो जाएंगे? यहाँ पे अलोकेट हो जाएंगे। तो मान लीजिए 3 KB का पेज है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये 3 KB के स्टोर के अंदर रिजर्व हो जाएगा। मान लीजिए 2 KB का पेज है, तो यहाँ पे 2 KB का पेज आ जाएगा। आई बात समझ में? ये कितना? 2 KB का। मान लीजिए 4 KB का पेज है, तो यहाँ पे 4 KB का पेज आ जाएगा। पर यहाँ एक आप चीज़ देखोगे कि अभी भी हमारे पास फ्रेगमेंटेशन है। यहाँ पे आप देखोगे तो ये इंटरनल फ्रेगमेंटेशन है और यहाँ भी इंटरनल फ्रेगमेंटेशन है, और दोनों के मिलाओगे तो टोटल क्या हो जाएगा? ये आपका एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे अभी भी इंटरनल फ्रेगमेंटेशन और एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन की संभावना है, पर इंटरनल फ्रेगमेंटेशन पहले के कंपेयर में अब थोड़ा कम है। तो इसका सॉल्यूशन क्या निकाला? डायनामिक फ्रेगमेंटेशन। कि भाई हम मेन मेमोरी के अंदर स्पेस पहले रिजर्व ही क्यों कर रहे हैं? जितने पेज को रिक्वायरमेंट होगी वो अपने आप आके ले लेगा। तो अब क्या हो गया? मान लीजिए आपका प्रोसेस 1 KB का है,
तो वो 1 KB स्पेस रिजर्व कर लेगा। प्रोसेस आपका 3 KB का है तो 3 KB स्पेस रिजर्व कर लेगा। 4 KB का है तो 4 KB स्पेस रिजर्व कर लेगा। अब इससे क्या होगा, आपके इंटरनल फ्रेगमेंटेशन की प्रॉब्लम पूरी तरीके से सोल्व हो गई, पर एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन अभी भी है। ध्यान रखना, मेमोरी एलोकेशन के अंदर, कंटिन्यूस के अंदर, डायनेमिक के अंदर इंटरनल फ्रेगमेंटेशन नहीं होता है, पर एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन होता है। आएगा समझ में, क्योंकि यहाँ पे होल्स की प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। तो यही पूछा गया, कंटिन्यूअस मेमोरी एलोकेशन हैविंग वेरिएबल साइज पार्टीशनिंग, डायनेमिक बोल दो या वेरिएबल साइज पार्टीशन बोल दो, सफर्स फ्रॉम एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन, इंटरनल फ्रेगमेंटेशन, बोथ एक्सटर्नल इंटरनल, नन ऑफ दिस। तो क्या आंसर क्या हो जाएगा आपका, ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा आपका, एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन। ओके, चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजिशन बिटवीन प्रोसेस स्टेट इज जनरली डिसअलाउड इन ऑपरेटिंग सिस्टम। तो यहाँ पे आपको जो प्रोसेस स्टेट है उनका जो ट्रांजिशन डायग्राम है उससे क्वेश्चन दिया हुआ है, तो ये आपको याद होनी चाहिए। सबसे पहले आपकी कौन सी स्टेट होती है, न्यू स्टेट। न्यू स्टेट से प्रोसेस कहाँ जाता है, रेडी स्टेट के अंदर। रेडी स्टेट से कहाँ जाता है, रनिंग स्टेट के अंदर। और रनिंग स्टेट से कहाँ जाता है, टर्मिनेट हो जाता है, अगर सब कुछ सही तरीके से चला तो। नहीं तो क्या हो जाएगा, वो कहाँ जाएगा, वेट या ब्लॉक स्टेट के अंदर। कहाँ जाएगा, वेट या ब्लॉक स्टेट के अंदर जाएगा। और अगर यहाँ पे इसका काम पूरा हो जाता है तो फिर से ध्यान रखना वो रेडी के अंदर जाता है, रनिंग के अंदर नहीं जाता है। और कुछ प्रोसेस ऐसे होते हैं जो हाई इंटरप्ट प्रोसेस होते हैं या हाई प्रायोरिटी प्रोसेस होते हैं या टाइम क्वांटम को फॉलो करते हैं, वो प्रोसेस डायरेक्ट रनिंग क्यू से रेडी क्यू के अंदर भी जा सकते हैं। तो ये काफ़ी डिटेल के अंदर बता रखा है मैंने यहाँ पे। आपका लॉन्ग टर्म शेड्यूलर काम करता है या शॉर्ट टर्म शेड्यूलर काम करता है या मीडियम टर्म शेड्यूलर काम करता है, तो मेरी प्लेलिस्ट है ऑपरेटिंग सिस्टम की, वहाँ आप देख सकते हैं, काफ़ी अच्छे से मैंने समझा रखा है। अब चलिए हम क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजिशन बिटवीन प्रोसेस स्टेट इज जनरली डिसअलाउड है, फ्रॉम रन टू रेडी। रन से रेडी में जाता है क्या, रन से रेडी में जाता है, ये बिल्कुल ट्रू है। रेडी टू रन स्टेट, रेडी टू रनिंग स्टेट जाता है, हाँ ये जा रहा है, बिल्कुल ट्रू है। फ्रॉम वेट टू रन स्टेट, फ्रॉम वेट टू रन स्टेट, यहाँ ये बोल रहा है कि वेट स्टेट से रनिंग स्टेट के अंदर प्रोसेस जाता है क्या, नहीं, ये क्या हो गया आपका फॉल्स। फ्रॉम रन टू वेट तो जा ही रहा है, ये भी हो गया ट्रू। तो आपको क्या पूछा है, डिसअलाउड, अलाउ नहीं है, तो आपका आंसर क्या हो गया, सी इसका करेक्ट आंसर हो चुका है। तो देखिए क्वेश्चन आपको ध्यान से करना है, अगर आपको कंसेप्ट पता है तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपका आंसर गलत होगा। तो कंसेप्ट के ऊपर काम कीजिए आप, है ना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाउ मेनी न्यू प्रोसेसेस विल बी क्रिएटेड इन केस ऑफ प्रोसेस एग्जीक्यूट। तो देखिए फोक का क्वेश्चन दिया हुआ है और मैंने बार बार बोला इसका क्वेश्चन आता ही आता है एग्जाम के अंदर। और मैंने आपको जब इसका क्रैश कोर्स कराया था, क्या कराया था, क्रैश कोर्स कराया था, तब भी मैंने आपको इसको करवा रखा है। तो फोक का जब भी क्वेश्चन आए तो नंबर ऑफ चाइल्ड, ध्यान रखना, नंबर ऑफ चाइल्ड जो क्रिएट होंगे कितने होंगे, 2 की पावर n-1। तो यहाँ n की वैल्यू कितनी है, नंबर ऑफ फोक्स कितने, 1 2 3 लिख लीजिए, 2 की पावर 3 -1 8 -1, आंसर क्या हो जाएगा 7। तो क्या आंसर हो गया, बी इसका करेक्ट आंसर है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूलिंग एल्गोरिथम डू नॉट लीड टू स्टारवेशन। इनमें से कौन सी शेड्यूलिंग एल्गोरिथम है जो स्टारवेशन नहीं होगा। सबसे पहले देखिए स्टारवेशन का मतलब क्या है, वेटिंग टाइम। क्या मतलब है वेटिंग टाइम, देखिए अगर वेटिंग टाइम आपकी लिमिटेड है तो इसको हम क्या बोलेंगे, स्टारवेशन हो जाएगा। और अगर वेटिंग टाइम आपका इनफाइनाइट है तो ये कौन सी सिचुएशन आ जाएगी, डेडलॉक। ध्यान रखना भाई, किसी का हम इंतजार कर रहे हैं और हमें पता है कि कभी न कभी इंतजार खत्म होगा। कब जब आप तैयारी कर रहे हो, जो आपकी मेहनत कर रहे हो वो कभी न कभी आपके जाया नहीं जाएगी। अभी जो आपका संघर्ष का समय वो खत्म होगा, इसका मतलब नौकरी मिल जाएगी, तो स्टारवेशन है। डेडलॉक मतलब अंधे में मतलब हम जो तैयारी कर रहे हैं उसका पता ही नहीं, सब डेडलॉक सिचुएशन फंसे हुए, अनलिमिटेड टाइम, इनफाइनाइट टाइम लग सकता है, उसे हम क्या बोलेंगे, डेडलॉक। तो आपको बताना है कि भाई स्टारवेशन किसके अंदर नहीं हो सकता है। क्या FCFS के अंदर स्टारवेशन हो सकता है, नहीं हो सकता है, कभी नहीं हो सकता है। क्यों कि FCFS का अप्रोच है जो पहले आएगा वो पहले पाएगा, ऑब्वियस सी बात है। जो क्यू के अंदर पहले आया वो पहले पाएगा।
अब चाहे भले इसको 100 सेकेंड लगो पहले और लास्ट वाले को करने भले 1 सेकेंड ही क्यों ना लगो, पर जब भी इसके 100 सेकेंड खत्म हो जाएंगे, ये इस बात की गारंटी है कि लास्ट वाला जो भी प्रोसेस है, मान लीजिए प्रोसेस P1, P2, P3 और P4, तो P1 खत्म होगा फिर P2 की बारी आएगी, P2 खत्म होगा फिर P3 की आएगी और P3 खत्म होगा फिर P4 की आएगी। भले टाइम लगे पर आएगी जरूर। तो इसमें कभी स्टार्वेशन नहीं हो सकता। शॉर्टेज जॉब फर्स्ट, यहाँ देखिए यहाँ स्टार्वेशन की पॉसिबिलिटी क्यों, रीज़न इसका ये है कि जो छोटी वाली जॉब है उसको क्या करता है, उसको सबसे पहले एग्जीक्यूट किया जाता है। आई बात समझ, जो छोटी वाली जॉब है उसको पहले एग्जीक्यूट किया जाएगा बड़ी वाली जॉब से पहले। इस केस के अंदर कई बार क्या होता है सीपीयू के अंदर कि जो छोटी वाली जॉब होती है वो कंटिन्यूस आती रहती है। इसके कारण क्या होगा, जिस जॉब का टाइम ज़्यादा लगता है, जिसका बर्स्ट टाइम ज़्यादा है, उसका नंबर तो आएगा ही नहीं। आई बात समझ में। मान लीजिए एक ऐसी जॉब है जिसको 100 नैनो सेकेंड लग रहे हैं, ठीक है, और अकेली है, और यहाँ पे ऐसी 99 जॉब है जिसको 100 नैनो सेकंड से कम टाइम लग रहे हैं, मान लीजिए उनको भले 90 सेकंड लग रहे हैं। इस केस के अंदर इसको ये सिचुएशन कौन सी होगी, स्टार्वेशन। तो इसमें स्टार्वेशन पॉसिबल है, इसमें स्टार्वेशन पॉसिबल नहीं है। राउंड रोबिन, बताइए आप मेरे को स्टार्वेशन पॉसिबल है या नहीं, कभी भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इसके अंदर टाइम क्वांटम का यूज़ किया जाता है। 10 जने हैं तो सबसे पहले बोलेंगे अगर टाइम क्वांटम 2 सेकंड दिया हुआ है तो सबको 2 सेकंड एक बार तो सबका नंबर आ ही जाएगा, इसलिए इसमें स्टार्वेशन कभी पॉसिबल नहीं है। प्रायोरिटी शेड्यूलिंग के अंदर स्टार्वेशन पॉसिबल है, क्योंकि जो हाई प्रायोरिटी जॉब से उनको सबसे पहले एग्जीक्यूट किया जाएगा। मान लीजिए आपके पास 10 प्रोसेस है, ओके, और जो लो प्रायोरिटी जॉब है वो किसके ऊपर, 10वें नंबर पे होगी, ऑब्वियस सी बात है। अब इससे पहले हाई प्रायोरिटी जॉब को एग्जीक्यूट किया जाएगा, जैसे ही 10वें का नंबर आता है और जॉब्स आ गई सिस्टम में, तो और जॉब्स आ सकती है ना वो हाई प्रायोरिटी की, फिर और आ गई, साहब का नंबर आ ही नहीं रहा 10वें नंबर प्रोसेस का। तो ये सिचुएशन कौन सी आपकी, स्टार्वेशन। और इसका सॉल्यूशन क्या है, मैंने बता रखा है प्रीवियस वीडियो के अंदर, एजिंग इसका सॉल्यूशन है। तो इसमें स्टार्वेशन पॉसिबल है। हमें क्या पूछा है, स्टार्वेशन किस में नहीं हो सकता है, तो FCFS के अंदर स्टार्वेशन नहीं हो सकता और राउंड रोबिन के अंदर भी नहीं हो सकता। हमारा आंसर क्या है, फर्स्ट और थर्ड, बी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है UGC नेट का। कंसिडर द फॉलोइंग 3 प्रोसेसेस। देखिए डरना नहीं है, क्वेश्चन देखिए मैंने इसे बहुत प्रैक्टिस करवा रखी है, अगर आप डर रहे हैं इसका मतलब आपकी प्रैक्टिस नहीं है। 3 प्रोसेसेस विद द अराइवल टाइम, CPU बर्स्ट टाइम गिवन। इसमें अराइवल टाइम दिया हुआ है और CPU बर्स्ट टाइम भी दिया हुआ है और प्रोसेस दिया हुआ है, तो आपको आंसर निकालना है। तो यहाँ अगर आप देखोगे तो जो आपको सोल्व करना है वो शॉर्टेज जॉब फर्स्ट से करना है। तो हम करते हैं इसका गैंट चार्ट बनाते हैं। देखिए यहाँ पे आपको गैंट चार्ट बनाया हुआ है, उनमें सही सेलेक्ट करना है, तो 0, और कोशिश कीजिए यूनिट चले, एक यूनिट आपको चलना है। तो प्रोसेस P1 सबसे पहले सिस्टम में है, क्यों, क्योंकि इसका अराइवल टाइम क्या है, 0। तो P1 हम चलेंगे, कितना बोला मैंने, 1 यूनिट चल रहा है। आई बात समझ में। बर्स्ट टाइम कितना बचा, 6। अब देखो यहाँ पे 1 यूनिट के ऊपर P1 और P2 दोनों सिस्टम के अंदर उपस्थित है, तो दोनों में से छोटा कौन सा प्रोसेस है, 6 या 4। बर्स्ट टाइम किसका कम है, हम कौन से एल्गोरिथम यूज़ कर रहे हैं, शॉर्टेज जॉब फर्स्ट। दोनों में से छोटी जॉब कौन सी है, 4, तो P2 चलाएंगे। कितना चलाना है, मैंने क्या बोला, 1 यूनिट, तो 2, कितना बचा, 3। जब तक सिस्टम में सारे प्रोसेस नहीं आ जाते तब तक आपको 1 यूनिट चलाना है। फिर देखिए 2 यूनिट के ऊपर P1 भी आ गया, P2 भी आ गया और P3 भी आ चुका है। अब इन तीनों में से छोटी जॉब कौन सी है, बताइए मेरे को। P1 है, P2 है, P3 है, तो P2 है। अब P2 को आप चलाइए, कितना चलाइए, P2 हमेशा अब छोटा ही रहेगा तो पूरा चला जाइए, 0, 2 + 3 क्या हो गया, 5। तो P2 का काम हो गया ख़त्म। अब P1 छोटा है या P3, 6 छोटा है 8, तो P1 को कितना चलाएंगे हम, 6, ये क्या हो जाएगा, 11, इसको 0 कर दिए। लास्ट क्या बचा, P3, कितना चलाएंगे, 8, तो ये क्या हो गया, 19, ये हो गया 0। तो देखिए इसको इस तरीके से भी बना लीजिए आप, ताकि आपको आंसर मिल जाए। 0, P2 2 बार लिख रखा है ना, देखिए यहाँ पे P1 1, P2 2 बार लिख रखा है, तो मैं एक बार ही लिख लेता हूँ P2, और डायरेक्ट 1 से 5 चला, और फिर P1 चला 11 तक, और फिर P3 चला 19 तक। ऑप्शन मैच करने की कोशिश कीजिए, 1 5 11 19, 1 5 11 19। अगर आप देखोगे
तो हमारा आंसर कौन सा मैच हो रहा है, बी इसका आंसर मैच हो रहा है। तो देखिए काफ़ी इजी क्वेश्चन था, अगर आपको आता है तो आप तुरंत कर लोगे, आगे कुछ न तो आपको कंप्लीशन टाइम सोल्व कर रहा है, ना ही टर्न अराउंड टाइम सोल्व करा रहा है, ना ही वेटिंग टाइम सोल्व करा रहा है। ओके, फिर देखिए नेक्स्ट 14 क्वेश्चन देखिए, अच्छा क्वेश्चन है, कई बार मैंने आपको इस तरह के क्वेश्चन करवा रखे हैं। कंसिडर अ नॉन नेगेटिव काउंटिंग सीमा फॉर एस, तो ऑपरेशन पी एस डिक्रीमेंट वैल्यू, पी क्या करेगा, वैल्यू को क्या करेगा आपकी डिक्रीमेंट करेगा, और एस इंक्रीमेंट वैल्यू, एस क्या करेगा, वैल्यू को इंक्रीमेंट करेगा, वी है ना, सॉरी। ड्यूरिंग एन एग्जीक्यूशन 20 पी एस ऑपरेशन, ऑपरेशन कितना हुआ 20 पी ऑपरेशन, एंड 12 बी ऑपरेशन आर इशूड, और कितने ऑपरेशन हुए 12 बी ऑपरेशन हुए। द लार्जेस्ट इनिशियल वैल्यू ऑफ एस फॉर विच एटलीस्ट वन पी एस ऑपरेशन विल रिमेन इन ब्लॉक। आपको एस की वैल्यू निकालनी है, कितनी बड़ी हो सकती है कि भाई कम से कम एक प्रोसेस सिस्टम के अंदर ब्लॉक स्टेट के अंदर रहना चाहिए। तो देखिए इसको कैसे करेंगे, तो मान लीजिए देखिए 20 पी का मतलब क्या माइनस, तो एस मान लेता हूँ -20 + 12 इक्वल टू -1। अब इस इक्वेशन को समझिए, समझ में आई या नहीं। भाई मैंने एस की वैल्यू एस मान ली, फिर 20 पी क्या करेगा, वैल्यू को डिक्रीमेंट करेगा तो -20, ये इंक्रीमेंट करेगा तो +12 इक्वल टू -1 क्यों लिखा। प्रोसेस अगर आपका ब्लॉक स्टेट के अंदर है तो उसको हम किसे रिप्रेजेंट करेंगे, -1 से। सोल्व कीजिए, एस की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास -8 इक्वल टू -1, एस इक्वल टू 7। आंसर क्या हो गया आपका 7 करेक्ट आंसर है। ओके, तो मेरे ख्याल से आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। देखिए मेहनत लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को ज़रूर आप सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके, थैंक यू।